नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज अपने अनोदर टॉपिक पर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पिट्स इंडिया एक्ट। आई होप आपने इससे पहले वाला वीडियो रेगुलेटिंग एक्ट का जरूर देख लिया होगा। नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना, क्योंकि इसी के आधार पर पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। ठीक है, हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, देन उसके बाद हम आगे की चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले आज हम पिट्स इंडिया एक्ट का बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देते हैं, बिल्कुल कंप्लीट रूप से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो अगेन मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग नए हैं भाई, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप उस पर जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए फ्री में। ठीक है, पूरा बैच फ्री है ये वाला जो जीएस का चल रहा है, इसमें किसी भी तरह का कोई कॉस्ट, कोई रुपया नहीं लिया है, ना पीडीएफ का ना कंटेंट का, किसी का नहीं। बस एक बैच इस समय आपका परचेज करने के लिए चल रहा है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, और वो बैच है रीजनिंग का बैच। ठीक है, रीजनिंग का बैच है 1499 का है। ठीक है, सीट्स लिमिटेड है, जिस दिन इसमें पूरी हो जाएंगी उस दिन ये बैच भी बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, काम उतना करो जितने काम में मतलब आप अपना डेडिकेशन दे पाओ, आप अपना कमिटमेंट पूरा कर पाओ। तो रीजनिंग का जो ये बैच है, इसमें सिंगल बैच है और पूरी की पूरी रीजनिंग आपकी टॉपिक वाइज कवर है। ठीक है, बाकी पिट्स इंडिया एक्ट की अगर हम बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट जो आया ना, वो वास्तव में रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां रही थी ना, उसको पूरा करने के लिए ही आया था। ठीक है भाई, देखो पहली बार ब्रिटिशर्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में दखल अंदाजी करना स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब जाहिर सी बात है, पहली बार में जब कोई चीज होती है तो वो पूर्ण रूप से तो ठीक नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ खामियां तो उसमें जरूर रही होंगी। अभी जो खामियां उसमें रेगुलेटिंग एक्ट में रही है, उसको सुधारने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया है। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए वो चीजें हम समझते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात क्या है, इस पिट्स इंडिया एक्ट ने दो फंक्शंस, कंपनी के दो फंक्शनों को अलग अलग कर दिया। मैं आपको पहले खुद ही समझा देता हूं थोड़ा थोड़ा। जो ये पॉलिटिकल फंक्शंस थे, ठीक है, ये जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे, और ये जो कॉमर्शियल यानी कि जो काम करते थे, जो काम काज वाले फंक्शन थे, कॉमर्शियल फंक्शन थे। ये जो कॉमर्शियल फंक्शन थे और ये जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे, पहली बात तो इनको बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में ये दोनों फंक्शन एक ही साथ काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या देखा कि भाई इसकी वजह से बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं, गैप जो है ना, वो बहुत सारा गैप आ रहा है, जिसकी वजह से वो जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ ना कुछ खामियां बची रही हैं। तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक फंक्शन अलग कर दिए गए और उसके व्यापारिक फंक्शनों को अलग कर दिया गया। ठीक है, और उनके लिए डिपार्टमेंट भी बनाया गया। जैसे जो कॉमर्शियल फंक्शंस को देखते थे, यानी कि जो उसके काम वाम करने के तरीकों को देखते थे भाई, उसके लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया पद। कौन सा पद बनाया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन कर दिया। और पॉलिटिकल फंक्शंस को देखने के लिए उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने पॉलिटिकल फंक्शंस को देखने के लिए, ठीक है, बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पिट्स इंडिया एक्ट में बने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बना था वो आपका किस में बना था? वो बना था आपका रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, तो जो कोर्ट ऑफ कंट्रोल था उसका काम क्या था? उसका काम ये था रेगुलेटिंग एक्ट में कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी में नियंत्रण रखता था। लेकिन यहाँ पर क्या था, वो नियंत्रण दोनों तरह के एक ही वो रख रहा था डिपार्टमेंट। अब की बार उन्होंने क्या करा, उसको डिपार्टमेंट को ही दो भागों में बांट दिया कि भाई राजनीतिक के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल लगाओ और कमर्शियल फंक्शंस के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लगाओ। हालांकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो पावर थी ना, वो याद रखना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बहुत ज्यादा थी। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल था उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मुकाबले। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम है सिर्फ कॉमर्शियल फंक्शंस को देखना, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल का इसके अलावा काम क्या था भाई? ये सैन्य सैन्य जो आर्मी होती थी उसको ये देखते थे, रेवेन्यू को ये देखते थे, मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इन्हीं के ही पास थे। तो इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ज्यादा थी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले तो हम इसको क्विक रिवीजन में कर लेते हैं भाई। कौन से वर्ष में आता है? 1784 में आता है। कौन से वर्ष में आता है पिट्स इंडिया एक्ट? 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, मेन पर्पस क्या था? तो मैंने अभी आपको बताया था, जो कंपनी के व्यापारिक यानी कि जो पॉलिटिकल और जो राजनीतिक यानी कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग करना ही इसका मेन पर्पस था, और रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को पूरा करना था। पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, और कॉमर्शियल फंक्शंस के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था। इसकी वजह से कंपनी में पहली बार कंपनी में दोहरी प्रणाली की शुरुआत करी गई। इससे पहले दोहरी प्रणाली नहीं आई थी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है वो कौन सा एक्ट है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी में दोहरी प्रणाली शुरू की है? तो वो पिट्स इंडिया एक्ट है, क्योंकि इसने दो सिस्टम बनाए हैं, एक जो क्राउन का सिस्टम है, एक जो कंपनी का सिस्टम है। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, ये भाई क्राउन का सिस्टम है। इसके तहत ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पर,
और जो ये कंपनी के व्यापारिक फंक्शन है, इसके एक्ट, इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मोर पावरफुल होगा या नहीं होगा? क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके अधीन है भाई? वो सीधा ही क्राउन के अधीन है, ठीक है, इसलिए उसकी पावर ज्यादा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। और इसके तहत जो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था इस एक्ट के तहत, वो भी याद रखना भाई, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्यों? क्योंकि 1773 से लेकर 1785 तक कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है। और ये 1784 के लास्ट में ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट आया होगा। तो उसके बाद जब ये लागू हुआ होगा तब तक ये सेवानिवृत्त हो गए होंगे भाई वॉरेन हेस्टिंग। तो उसके बाद जो आए लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो पहले गवर्नर जनरल थे जो इस एक्ट के अंदर सबसे पहले काम करने के लिए बने, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके आ गए थे 1785 में, ठीक है। इसके बाद इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था इस एक्ट का? पहली चीज तो यही थी कि ये रेगुलेटिंग एक्ट के जितनी भी कमियां थी उसको हटाना चाहता था। और दूसरा बात ये थी कि ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट जो था ना, जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट थी, वो भाई कंपनी के पॉलिटिकल कंट्रोल को अपने हाथ में रखना चाहती थी। वो इसलिए रखना चाहती थी कि अगर कंपनी के हाथ में पॉलिटिकल कंट्रोल दे दिए तो किसी दिन ऐसा ना हो कि ब्रिटिशर्स के हाथ से भी सत्ता निकल जाए। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिटिकल कंट्रोल थे ना, उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया था, समझ रहे हो। और डुअल गवर्नमेंट उसने स्टार्ट करवा दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी में। वही डुअल गवर्नमेंट सिस्टम आ गया। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, एक तो कंपनी का शासन लगा जिसके तहत कौन सा बोर्ड बना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या बना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपको पता है डायरेक्टर्स किसके होंगे? कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे। काम क्या होगा भाई इनका? जो काम होता था ना, और दूसरा क्या था? क्राउन का शासन। क्राउन शासन का काम क्या था? क्राउन शासन जो होता ना, वो पॉलिटिकल वर्क देखता था ईस्ट इंडिया कंपनी के। किसके तहत भाई? इसके लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इज मोर पावरफुल देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना स्टेटमेंट याद रखना। अगली बात, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको नियंत्रण बोर्ड कहा जाता है भाई, ये इंपोर्टेंट बोर्ड है ना। इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पॉलिटिकल, उसके सिविल और उसके मिलिट्री अफेयर्स, इनको देखना। भारत के राजनीतिक, नागरिक और सैन्य मामलों को देखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कितने मेंबर्स थे भाई? इसमें 6 मेंबर्स थे। और इन 6 मेंबरों में चांसलर भी था, ठीक है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये दोनों को इंक्लूड करके कितने मेंबर थे इसके अंदर? 6 मेंबर थे। दिस बोर्ड कंट्रोल द पॉलिटिकल डिसीजंस। जितने भी राजनीतिक निर्णय लिए जाते थे कंपनी के, वो सारे कंपनी के निर्णय कौन लेता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेता था, ठीक है। फिर ऐसे ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आता है। इसका काम क्या था भाई? ये कंपनी के जो व्यापारिक फंक्शंस होते थे उनको देखते थे, ठीक है। किसको देखते थे? कॉमर्शियल फंक्शंस को देखते थे। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था, ठीक है, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था, ये किसके अंडर काम करता? तो याद रखना, सुपरविजन इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही करेगा। इसलिए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल सबसे ज्यादा पावरफुल बना, ठीक है। उसके बाद भाई गवर्नर जनरल को और ज्यादा पावर दी गई। गवर्नर जनरल को अथॉरिटी दे दी गई बॉम्बे और मद्रास के ऊपर भी। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको मद्रास और बॉम्बे पे नियंत्रण और मजबूत दे दिया। मतलब अब तक नियंत्रण पहले में भी दिया, रेगुलेटिंग एक्ट में भी नियंत्रण दिया, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में वो नियंत्रण और सशक्त कर दिया और मजबूत कर दिया। मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे ना, अब वो बंगाल गवर्नर के जनरल के अधीन ही हो गए थे। मतलब अब कहने का मतलब क्या है कि बंगाल से सरकार चलेगी, बॉम्बे और मद्रास की भी, ठीक है। उनके गवर्नर भी किसके अधीन कर दिए? बंगाल की ही गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो पहला गवर्नर जनरल बना जो इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर काम करने वाला पहला गवर्नर जनरल बना, ठीक है। रेगुलेटिंग में किसने काम कर दिया? रेगुलेटिंग में काम कर गया भाई वॉरेन हेस्टिंग। और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट में कौन पहला बना? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इतना सा है पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बस इतना ही है कि भाई ये रेगुलेटिंग एक्ट की खामियां पूरी करने आया और ईस्ट इंडिया कंपनी में पॉलिटिकल जितने भी अफेयर्स थे, सिविल अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स, उनको अपने अंडर कर लिया ब्रिटिश क्राउन ने, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखो और आप आंसर खुद देने लगोगे। पहला क्वेश्चन है कि मेन पर्पस क्या था पिट्स इंडिया एक्ट का? क्या ये भारत को स्वतंत्रता देना चाहता था? बिल्कुल नहीं भाई। क्या ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रण करना और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण सुनिश्चित करना? हाँ भाई, यही इंपॉर्टेंट है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अफेयर्स को रेगुलेट कर रहे हैं भाई। आप देखो ना, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में ही तो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लगाया, तो उसी को ही रेगुलेट करने के लिए आया है, ठीक है। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एस्टेब्लिश विच बॉडी टू ओवरसी द ईस्ट इंडिया कंपनी। पिट्स इंडिया एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की निगरानी के लिए कौन सा निकाय बनाया है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का निगरान। भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो खूब कंपनी की वो है उसमें लोग, क्योंकि वो कंपनी के लोग क्या कर रहे हैं? वो कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को देख रहे हैं। लेकिन उन पर जो निगरानी करेगा भाई, वो नियंत्रण बोर्ड करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो किसके अंडर है? याद रखना, ये बोर्ड किसके अंडर बना था? अंडर ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन की सीधी निगरानी थी इस बोर्ड के तहत,
ठीक है, इसलिए ये मोर पावरफुल है। ठीक है, तो इसी के तहत निगरानी रखी गई है। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था अंडर पिट्स इंडिया एक्ट वॉज कंपोज। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने लोग थे? क्या उसमें 3 लोग थे? क्या उसमें 6 लोग थे? ठीक है, देखो पहली बात तो ये प्राइम मिनिस्टर का कोई पद नहीं सुना, गवर्नर जनरल का कोई पद नहीं सुना। गवर्नर जनरल अलग तरीके से काम करेगा, उसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल में तो कोई लेना देना है ही नहीं। अब 2 ही ऑप्शन बचे, या तो 3 मेंबर का या 2 मेंबर का। ठीक है, तो 2 मेंबर इंक्लूडिंग द सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, हालांकि इसमें 6 मेंबर होना चाहिए भाई। आंसर हमने तो अभी जो पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है कि 6 मेंबर थे। ठीक है, 6 मेंबर थे, इसको इंक्लूड करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। तो एक बार इसको हम रिव्यू कर लेंगे, वैसे इसका आंसर 6 मेंबर ही होना चाहिए ना। एक बार इसको रिव्यू करेंगे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, इसको किस नाम से जाना जाता है? क्या ये भारत सरकार के अधिनियम है? नहीं भाई। क्या ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट से जाना जाएगा? नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई एक्ट नहीं है, चार्टर अभी तक आया ही नहीं है। एक्ट फॉर बेटर रेगुलेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के बेहतर नियमन के लिए अधिनियम आया है ये। ठीक है, इसके बाद दिस एक्ट गेव सुप्रीमेसी टू, इस अधिनियम ने किसको सर्वोच्चता दी है? ये जो अधिनियम है इसने किसे सर्वोच्चता दी है? क्या इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सर्वोच्चता दी है? क्या इसने गवर्नर जनरल को सर्वोच्च बनाया है? क्या इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, भाई बिल्कुल बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सुप्रीमेसी दी गई है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर। यही तो मैंने बताया अभी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दिस एक्ट सेपरेटेड द पावर ऑफ, इस एक्ट ने किन किन पावरों को अलग किया? भाई ऑप्शन नंबर बी सीधा दिख गया, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल फंक्शंस कंपनी के अलग अलग कर दिए गए थे। ठीक है, मेजर तो एम इसका यही था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा पहला गवर्नर जनरल बना जिसने पिट्स इंडिया एक्ट के तहत अंदर काम किया? भाई वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पावर डिड द ब्रिटिश ऑफ कंट्रोल पजेस, नियंत्रण बोर्ड के पास निम्नलिखित में से कौन से अधिकार थे? भाई वो किन किन चीजों पे कंट्रोल कर सकता था? तो आपको पता है वो सिविल पे कर सकता था, मिलिट्री पे कर सकता था, रेवेन्यू पे कर सकता था, वो तीनों पे कंट्रोल रख सकते थे। कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट इज कंसीडर्ड इंपोर्टेंट, इसको इंपोर्टेंट क्यों माना जाता है, ये महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति लाई? बिल्कुल नहीं भाई। मार्क द बिगिनिंग ऑफ क्राउन्स डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया, इंट्रोड्यूस ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल कंपनी एंड क्राउन, इसका नियंत्रण लाया? बिल्कुल भाई, दोहरी नियंत्रण प्रणाली लेकर आया, इसलिए ये इंपोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का सीधा नियंत्रण तो 1858 में देखने को मिलेगा। इसने दोहरी नियंत्रण प्रणाली लगाई थी कंपनी पर, एक कंपनी का पॉलिटिकल फंक्शन बनाया था और एक कंपनी का कॉमर्शियल फंक्शन बना दिया था। ठीक है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, अंडर पिट्स इंडिया एक्ट हु हैड द फाइनल अथॉरिटी इन पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ इंडिया, पिट्स एक्ट के तहत भारत के राजनीतिक मामलों में अंतिम अधिकार किसके पास था? तो बताओ अंतिम अधिकार किसके पास होगा? भाई जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होगी, और वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कौन था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसी के पास सबसे ज्यादा पावर थी। ठीक है, क्योंकि इसको खुद कौन देख रहा था? क्राउन ही देख रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको पिट्स इंडिया एक्ट भी समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी अपना ध्यान रखें।